Okay, students, recently we are discussing now about the issues in qualitative search or the challenges that we face during qualitative search. तो इसमें जब हम डाटा गेन करना चाहते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो हमारे लिए पोटेंशियल, जैसे मैंने बात की, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट with the potential research participants who may give you maximum data or maximum feedback or who have maximum real-time experiences, or then it is also become difficult to select the participants themselves. चूँकि आप मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो लोग जल्दी एडमिट यानी जल्दी जो है ना वो आपको डाटा देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप मेल हैं तो फीमेल का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो फिर फीमेल को मसला होता है कि जी मेल को इंटरव्यू कैसे दें। अगर आप फीमेल हैं तो मेल से डाटा लेना है, तो फिर इशू बन जाता है सम टाइम। और ये हमारे कुछ सोशो कल्चरल इश्यूज भी बनते हैं इसमें। तो फिर इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने की, वो जो वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अगर हम वैलिडिटी इन्हांस करना चाहते हैं तो हमें बायस रिड्यूस करनी होगी। लेकिन बायस दोनों तरह से हो सकती है, रिसर्चर भी बायस हो सकता है, रिस्पोंडेंट भी बायस हो सकता है, पार्टिसिपेंट भी बायस हो सकते हैं। तो अगर एक पार्टिसिपेंट है, उसको कोई दुख तकलीफ़ है ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट से, तो हो सकता है वो हमेशा डिपार्टमेंट में ख़राब बातें करता हो। क्योंकि हर बंदा तो बात ख़िलाफ़ नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वो जिसको कोई ख़ास नुकसान पहुंचा हो, वो ज़रूर बात करता है। और ऐसे ही अगर किसी को किसी टीचर से कोई मसला ख़राब हो जाता है या हेड से मसला ख़राब होता है, तो हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। अगर हम ऐसे शख्स का इंटरव्यू करेंगे तो वो तो नेगेटिव बातें करेगा भाई, तो ये बड़ा मसला होता है फिर। और फिर सच जब आप फील्ड में होते हैं, फील्ड के अंदर आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब वो इश्यूज कौन कौन से होते हैं, उसमें हम फर्दर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं, सक्सेस इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द सर्चेज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ अदर परसीव द सर्चर। तो ये जब आप फील्ड में जाते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो आप के अपने पर्सनल बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वजह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पीएचडी में क्वालिटेटिव डाटा एक्सेस करना था। तो जब मैं गया हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो इवन दो दे आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन स्टिल वहाँ पे जो बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड था, और बड़ा बाद जगहों पर बड़ा वेलकम हुआ, बाद जगहों पर बड़ा डिस्करेजमेंट हुई। और कई जगहों मुझे के दो दो दिन, तीन तीन दिन जाना पड़ा डाटा कलेक्शन के लिए। चूँकि लोग वहाँ पे यानी कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ये लेस कॉपरेटिव थे। तो स्टूडेंट जो थे वो डाटा, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे कि जी वी आर नॉट अलाउड, वी कैन नॉट गिव यू इंटरव्यू। तो ये बड़ा मसला होता है फिर आपको, जब तक कोई वहाँ से प्रॉपर बंदा नहीं मिलता, या वो आपके पार्ट पे रिक्वेस्ट नहीं करता, या हेड की तरफ से कोई प्रॉपर आप परमिशन नहीं लेते, तो इसलिए मिसाइल बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस तरह से जो है ना वो डाटा लेते हैं। और मे रिक्वायर कंसिडरेबल नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज़ विद द गेट कीपर। अब मैं गेट कीपर तो नहीं कहूँगा, लेकिन परमिशन लेनी होती है आपने। गेट कीपर तो यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन एक्चुअली हेड होता है जो आपको परमिशन देता है। तो समटाइम वो सोचता है कि ये अगर मेरे इदारे के बारे में ये डाटा लेके जाता है, तो हो सकता है इसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस हों, या इसमें ऐसी बातें हों जिसमें ये बाद में किसी पेपर पे पब्लिश हो, तो मेरे इदारे के नाम पे कोई बैड नेम आए। नो डाउट कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं वो मुहतात होते हैं, ये डर जाते हैं। तो इस पर्पस में फिर वो प्रॉपरली कॉपरेट नहीं करते, और डाटा लेने में हमें इशू बनता है, ठीक है। और ट्रस्ट अर्न नॉट गिवन, तो इसके लिए हमें एक ही फार्मूला होता है कि हमें उन्हें मुतमिन करना होता है कि भाई हम आपकी जो बातें हैं आपके नाम से हम नहीं करेंगे। और इश्यूज ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अनोनिमिटी, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उन्हें इंश्योर करें कि आपके तमाम जो बातें हैं आपका इसलिए जब हम रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें हमेशा जो होता है ना, वो रिसर्चर का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि उसको हम रिस्पोंडेंट R1 R2 के नाम से, या पार्टिसिपेंट P1 P2 P3 के नाम से हमेशा कोड करते हैं। और उसकी जो एनोनिमिटी होती है उसको इंश्योर करते हैं कि ये कोई भी एनोनिमस है, ये कोई पार्टिकुलर नहीं है कि जाहिद ने बात की है, आलिया ने बात की है, फ़लाँ ने बात की है, उसमें ये चीज़ शो नहीं हो रही होती, ठीक है। हमेशा कोड्स होते हैं जो बोल रहे होते हैं। लेकिन ये होता है, हम ये भी एहतियात करते हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी जो है ना वो ना शामिल करें। बाद में वो भी मसला होता है कि वो कहते हैं कि हमारे लिए बैड नहीं मार रहा है। तो बेटा, इश्यूज और प्रॉब्लम्स ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली होता है। आप देखें, कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें इश्यूज नहीं होते। कोई ऐसी प्लेस नहीं जहाँ पे इश्यूज नहीं होते, मसाइल नहीं होते, प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो इश्यूज और प्रॉब्लम्स का होना एक नेचुरल होता है फिनोमेना। अब इसमें हम कोई अपने आप को अग्रेसिव कर लें, बाइस्ड हो जाएं, या अपने आप को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं बतौर रिसर्चर, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी शो करनी होती है, थोड़ा सा अपने आप को पार्शियल रखना होता है, इन इम्पार्शियल होना होता है। मीन्स कि हमने किसी की सपोर्ट या फेवर या डिसफेवर में नहीं जाना होता। हमें लेट देम अदर्स डू दिस एक्टिविटी, लेट देम
जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, लेट देम डू दिस, कि उनको जो भी उन्होंने कहना है करने दें। तो आप खुद ना उसमें अपने आप को कम से कम आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पे उन्होंने बात की है। और इसमें अगर आपने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने हैं तो जनरल गाइडलाइंस है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज सफिशिएंट व्हेन द एक्सटेंट टू विच द सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट इज प्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ पोटेंशियल पार्टिसिपेंट द सेटिंग। यानी आप इतने पार्टिसिपेंट्स लें जिससे आप जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आप डिटरमाइन कर सकें। क्वालिटेटिव सर्च में असल में सबसे बड़ा मसला यही है कि क्वालिटेटिव सर्च में हम कम लोगों से डाटा लेते हैं, ये इसकी यानी एक लिमिटेशन भी है क्वालिटेटिव की। लेकिन फिर भी आप इतने सफिशेंट हों कि लोग जो है ना आप इतराज़ ना करें, यानी 5-6 की बजाय आप कम से 15, 20, 30, 35 से डाटा लें, ताकि लोग आप पे ये ना कहें जी आपने बहुत कम डाटा लिया है। लेकिन 15 से 20 तक सफिशेंट होता है। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या उसमें वैरायटी ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा यानी आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। और द पॉइंट एट विच द डाटा गैदर्स बिगिंस टू बी रिडंडेंट, उसको हम डाटा सैचुरेशन कहते हैं। असल में होता ये है कि जब आप डाटा ले रहे होते हैं किसी खास ऑर्गेनाइजेशन से, उसको मुख्तलिफ सेटअप से या मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट से, तो फिर उसमें डाटा सैचुरेशन आ जाती है। मसलन आप अगर स्टडी कर रहे हैं कि अभी ऑनलाइन आपको क्या मसाइल आ रहे हैं, तो आप जब सुबह यूनिवर्सिटी के ही मसाइल पता कर रहे हैं तो फिर आप 1 से इंटरव्यू करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, तो आप देखेंगे कि चौथे, पाँचवें, छठे के बाद आपको जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। इस चीज़ को हम बेटर डाटा सैचुरेशन कहते हैं। कोई नई बात नहीं बता रहा कोई, बल्कि पुराने बातें बता रहा है जी, सिग्नल इशू हो जाता है, टीचर लेट क्लास लेते हैं, टीचर ज्वाइन नहीं करते, या स्टूडेंट्स कम आते हैं, या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, टीचर क्वेश्चनिंग नहीं करते, टीचर ये नहीं करते। अब ये 10, 12, 15 बातें सब लोग कर रहे हैं, उसके बाद नई बात नहीं आ रही। तो दैट बिकम्स डाटा सैचुरेशन, जिसमें आप 15-15, 20-20 मिनट की जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें एक भी बात नई नहीं आ रही होती, क्योंकि सारी पुरानी बातें रिपीट हो रही होती है। तो इसको फिर हम डाटा सैचुरेशन कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि इस अगर एक जैसा डाटा सारी जगहों से इकट्ठा हो रहा हो, तो फिर हम कम लोगों से डाटा लेके भी काम चला सकते हैं। लाजमी नहीं फिर हमने बहुत ज़्यादा लोगों से डाटा लेना है, तो ख़ास तरह के कम लोग भी हो सकते हैं जिनसे आप डाटा ले सकते हैं। और द थ्रेट टू वैलिडिटी इन क्वालिटेटिव स्टडीज़, ये तो मैंने पहले कहा कि हमेशा जो बायसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर वो हमेशा रहती है। बिकॉज आपका जो ऑब्जर्वर है, इन वैलिड इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव द रिसर्चर ब्रिंग्स टू द स्टडी एंड इम्पोज अपॉन इट। तो ये मैंने पहले कहा कि हम खुद से फैसले करके ना बैठ जाएँ कि ये मसाइल होने चाहिए, ये मसाइल लाजमी होंगे। तो इन चीज़ों को फैसले हमने नहीं करने बल्कि रिसर्च नहीं करने हैं। तो इसलिए आपके सर्च क्वेश्चन, आपके इंटरव्यूज, लेट देम हैव दिस काइंड ऑफ डिसीजंस कि भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो सच खुद से प्री माइंड और प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है और वो खुद से ही एक तरफ उसकी इंक्लिनेशन हो जाती है, उसकी एक तरफ मामला बाइसनेस हो जाती है, प्रेजुडिस हो जाती है, तो फिर मामला पॉजिटिव नज़र नहीं आते, फिर हमें रिसर्च का फ़ायदा नहीं होता, कम फ़ायदा होता है। और फिर ऑब्जर्वर फैक्ट्स भी आता है, द इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर्स पार्टिसिपेंट्स ऑन द सेटिंग और द पर्सन बीइंग स्टडी, ये भी बड़ा फैक्ट आता है। मसलन एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अब वो किस तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, यानी वो राइट वे में ऑब्जर्वेशन कर रहा है या रॉन्ग वे में ऑब्जर्वेशन कर रहा है। क्या जो पार्टिसिपेंट्स उनको पता है उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, नेचुरल सेटिंग में हो रही है, अननेचुरल सेटिंग में हो रही है। तो ये सारे मैटर्स होते हैं भी जिसमें ऑब्जर्वर फैक्ट आ जाता है कि वो किस तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, और नोन है, अननोन है, और फिर उसका तरीक़ेकार कैसा है, शीट कैसी है। तो ये सारी बातें जो है ऑब्जर्वेशन फैक्ट के तौर पर सामने आती हैं। स्ट्रेटजी टू एनहांस वैलिडिटी एंड टू रिड्यूस बायस, अभी तक बेटे यहाँ तो क्वेश्चन आपकी तरफ से, क्योंकि मैं तो फटाफट बताते जा रहा हूँ लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो एनी क्वेश्चन ऑन योर पार्ट प्लीज स्टूडेंट्स। अभी ये 14 से 11 रह गए हैं सिर्फ। अभी ये टॉपिक ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है। कोई क्वेश्चन बेटा आपकी तरफ से, कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताएं। सर गेनिंग एंट्री के बाद सर डिस्कनेक्ट हो गया था, केवल पॉइंट की समझ नहीं आई। चलिए वो आपको तो डिस्कनेक्टिविटी इशू है, इसको छोड़ें। बाकी किसी को मेरे लेक्चर की समझ आ रही है कि नहीं बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर बाकी समझ आ रही है। जी बेटा वसीम, आप अब आपने बता दिया आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो बाकी लोग जो डिस्कनेक्ट नहीं हुए। जी बेटा। सर समझ आ रही है आपके लेक्चर की। अच्छा थैंक यू। यस सर आ रही है। थैंक यू जी सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। तो बेटा जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन बायस की और ऑब्जर्वर बायस की, ऑब्जर्वर फैक्ट्स की, यानी एक तो ऑब्जर्वर बेचारा वो तो बायस है ना, उसने तो बायसनेस शो कर दी, और एक ऑब्जर्वर को पता ही नहीं, वो इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं कि उसके ऑब्जर्वर अपना इफेक्ट आ रहा है, यानी वो बायस नहीं है, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है ऑब्जर्वेशन का, वो उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसका एक ख़ास इम्पैक्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन या पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसलिए मसलन ऑब्जर्वर खुद इन्वॉल्व हो जाता है या वो खुद से यानी शो हो जाता है, नेचुरल सेटिंग ख़त्म हो जाती हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। फिर ये है कि स्ट्रेटजीज टू इन्हांस द वैलिडिटी एंड टू रिड्यूस बायस, इसके लिए बेटा एक्सटेंड द टाइम फॉर ऑब्जर्विंग द सेटिंग। तो सबसे पहला ये है कि हम ऑब्जर्वेशन का टाइम इंक्रीज़ करें, यानी आपने जो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिन सेटिंग को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम हम टाइम स्पेंड करें। इंक्लूड मोर पार्टिसिपेंट टू मेक द स्टडी मोर रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें हम मल्टीपल जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस करें और मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को, मोर पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करें। फोकस ऑन बिल्डिंग पार्टिसिपेंट ट्रस्ट इन ऑर्डर टू एक्सेस मोर डिटेल एंड ऑनेस्ट डाटा। तो जिन लोगों से हम डाटा ले रहे होते हैं उनको, उनसे हम ऑनेस्ट डाटा लेने के लिए कोशिश करें और डिटेल डाटा लेने की कोशिश करें। आइडेंटिफाई बाइसेस एंड प्रेफरेंसेस, सीक देम आउट बाय द आस्किंग द अदर्स। तो अपनी जो बाइसेस हैं उसको भी आप बाहर फेंकें और जो दूसरे लोग बाइस होते हैं उसको भी कोशिश करें कि वो उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं और बाइसेस हैं उसको ज़रा आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प आउट करें, ताकि आपको असल सिचुएशन की बात समझ आ सके या असल सिचुएशन पे आप पहुंच सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो वर्क विद अनदर रिसर्चर एंड कंपेयर फील्ड नोट्स एंड इंप्रेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। ये भी हो सकता है कि आप अपने साथ कोई और जो ऑब्जर्वर्स या अपने साथ और रिसर्चर उनको एसोसिएट कर लें और अपने नोट्स और उनके नोट्स को कंपेयर करते रहें। After observations are completed, offer participants an opportunity to validate accuracy of the verbatism। तो ये भी हो सकता है कि जो आपने बेटा ऑब्जर्वेशन की है और जो भी उसमें आपने चीज़ें नोट की हैं वो आप डिस्कस करें पार्टिसिपेंट के साथ कि मैंने आपकी ये बात नोट की, आपकी ये बात नोट की, क्या ये आप यही कहना चाह रहे थे, आप यही बताना चाह रहे थे, आप यही कह रहे थे या आपने यही काम किया, यही एक्टिविटी की है। तो उनसे आप बात डिस्कस भी कर सकते हैं, यानी बेटर एक्यूरेसी के लिए। Then generalize one's own reflection, concerns, and uncertainties during the study and refer to them when examining the data। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग उनके अपनी जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, उसको आप जनरलाइज करें और उसमें जो डाटा जब आप एग्जामिन करते हैं उसको आप रेफ़र करें कि ये चीज़ें इन इन वजूहात से भी हो सकती हैं। केयरफुली एग्जामिन अनयूजुअल और कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसको बेटा हम आउटलाइर्स कहते हैं कि ये जो कुछ बातें लोग कहते हैं जी, मसला एक बच्चा है, आप ऑनलाइन वो आता ही नहीं है, अब वो अजीब गरीब बात कर रहा है कि इसी तरह का दूसरा लड़का है, ये जो बच्ची है, स्टूडेंट है, फीमेल मेल फीमेल, तो वो आते ही नहीं ऑनलाइन सिस्टम में और वो हमें आकर अजीब गरीब बातें बता रहा है। तो अब ये तो आउटलायर्स है ना, ये वो बातें जो नज़र आ रहा है कि भाई कहीं पे भी ये बातें इनकी कोई तस्दीक नहीं हो रही है बातों की, तो वो बेटा हम आउटलायर के तौर पे देख सकते हैं। और ऐसी जो अनयूजुअल बातें होती हैं उनको आप वेरीफाई करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में भी वो नहीं सामने आती, तो उनको फिर हम आउटलायर का नाम देते हैं कि इसको फिर निकाल दिया जाए, ना कि स्टडी का हिस्सा बनाया जाए। और यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज टू कन्फर्म अनदर टू कोलैबोरेट पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन, ट्रायंगुलेशन जिसे हम कहते हैं। तो आप इसके लिए ट्रायंगुलेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है क्वांटिटिव करें, क्वालिटेटिव वे में भी कर सकते हैं। जैसे आपने इंटरव्यूज़ किए हैं तो आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं तो आप इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, आप चेकलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो डिफरेंट मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन के या आपके दूसरे क्वालिटेटिव मेथड्स, उनको यूज़ करके आप डाटा जो है ना उसको ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, ताकि पता चले कि जो बात पहले मेथड से हमें मिल रही है, क्या दूसरे मेथड से वही बात मिल रही है या मुख्तलिफ मिल रही है। सो लिविंग द फील्ड के हवाले से क्वेश्चन इज़ व्हेन एंड हाउ टू एग्जिट एंड बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद स्टडी पार्टिसिपेंट कम्प्लिकेट लिविंग द सेटिंग। तो ये कि आपने कब जो है ना वो फील्ड को खुदाफिज कहना है, और आपके टाइम कंसंट्रेट्स भी होती हैं, आप मुख्तलिफ जगहों से अगर डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप एक ही स्टेशन पे ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। व्हेन द अमाउंट ऑफ द एक्सेसिबल डाटा इज सफिशिएंट, और जब आपके पास काफ़ी सारा डाटा आ जाता है तो फिर आपको लीव कर देना चाहिए। तो ये बेटा आपका मेन कुछ गाइडलाइंस थी टू कंट्रोल द बायस और सम ऑफ द इश्यूज ऑफ क्वालिटेटिव सर्च। यहाँ तक बेटा आपकी तरफ से क्वेश्चन कोई? नो सर। अच्छा, अभी एक टॉपिक आ रहा है द बेसिक स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव सर्च। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जब हम क्वालिटेटिव सर्च करने जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए प्रपोजल राइटिंग करते हैं, और इस हिस्से में जो है इंटेंसिव पार्टिसिपेशन इन द फील्ड सेटिंग। तो अब बेहतर ये है कि अपने जो फील्ड है उसको आप जज करें, देखें, यानी अपनी फील्ड सेटिंग से मतलब जैसे एजुकेशन सेटिंग्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उन प्रॉब्लम्स पे अपना जो है ना वो एक प्रपोजल जो है ना फॉर्मुलेट करते हैं हम कि मैं इस टॉपिक पे स्टडी करना चाहता हूँ
और कलेक्ट डाटा डिटेल फ्रॉम द फील्ड एक्टिविटीज, और फिर आप वहाँ से जो जिस फील्ड से रिलेटेड आपने डाटा लिया है वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको सेंसिटाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे मीनिंग को ऑफ द फील्ड डाटा, और राइट द रिसर्च रिपोर्ट, और फाइनली अपनी रिसर्च रिपोर्ट जो है ना वो दूसरों से शेयर करेंगे। तो ये इसके स्टेप्स हैं। बेसिकली जितनी भी स्टडीज़ होती है उसके स्टेप्स सेम होते हैं। जो हमारा साइंटिफिक मेथड होता है ना, जिसमें हम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और हिपोथेसिस फॉर्मुलेशन या सर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, और उसके बाद आप जो है वो क्या करते हैं कि जी डाटा कलेक्शन करते हैं, टूल डेवलपमेंट करते हैं जिस टूल के थ्रू डाटा आपने लेना होता है, और टूल डेवलपमेंट के बाद फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं, और डाटा कलेक्शन के बाद आप डाटा उसकी डाटा इनपुट करते हैं, फिर डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आप कर रहे होते हैं। तो आखिर में बेटा जो आपका डाटा एनालिसिस के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको फिर दुनिया के साथ आप शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वही स्टेप्स होते हैं जो हम साइंटिफिक मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ तक बेटा क्वेश्चन कोई? नो सर। नो। अच्छा, हम टाइम कितना हो गया अभी?